ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वॉच उर्दू में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की फिफ्थ डिमेंशनल वॉरफेयर कॉन्सेप्ट पर। लेकिन इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले इस टर्मिनोलॉजी यानी कि फिफ्थ डिमेंशनल वॉरफेयर और इसके पीएएफ के साथ लिंकेज को क्लियर करने के लिए इसके ओरिजिन पे बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने एयर हेडक्वार्टर में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इस मौका पर डीजीपीआर पीएएफ की जानिब से एक प्रेस रिलीज वीडियो की फॉर्मेट में जारी की गई। इस वीडियो में चंद नहायत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आईं, जिसमें एक पीएएफ चीफ का एक स्टेटमेंट है जो पीएएफ साइबर कमांड के ऑपरेशन सेंटर्स में किसी जगह पे दीवार पे लिखा हुआ है और हमें वीडियो में नजर आया। इस फ्रेम को हम यहाँ फ्रीज कर रहे हैं ताकि हम इस स्टेटमेंट को पढ़ सकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कोट लिखा हुआ है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का, और नीचे पीएएफ साइबर कमांड का जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। तो कोड कुछ इस तरह से है कि टू मीट द चैलेंज ऑफ फिफ्थ डिमेंशनल वॉरफेयर, पीएएफ मस्ट टेक लीड इन एस्टेब्लिशिंग ऑल encompassing साइबर कमांड विद हाईली इफेक्टिव साइबर फोर्स एंड इकोसिस्टम फॉर कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी आसान लफ्जों में फिफ्थ डिमेंशनल वॉरफेयर के चैलेंजेस को मीट करने के लिए पीएएफ को पहल करनी होगी एक ऐसी साइबर कमांड बनाने में जिसके पास एक इफेक्टिव साइबर फोर्स हो और एक ऐसा इकोसिस्टम मौजूद हो जो इस साइबर फोर्स की इस्तात कार में मुसलसल इजाफा कर सके, यानी कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। अब सबसे पहली बात तो यहाँ यह है कि आपने फिफ्थ डिमेंशनल वॉरफेयर को फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब नजर डाल लेते हैं पीएएफ के साइबर कमांड का जो स्ट्रक्चर अब तक हमारे सामने आया है और जो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसको नेस्टेप भी कहा जाता है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर पीएएफ की जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट डिजाइन हो, एविएशन डिजाइन हो, वेपन डिजाइन हो, नीश टेक्नोलॉजीज, वो तमाम जो रिसर्च वर्क हो रहा है वो इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो रहा है। इसके बाद हमें नजर आता है साइबर गवर्नेंस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इन्फ्यूजन हो रही है फोर्सेस के अंदर, हम देखते हैं कि अदारे जो हैं वो पेपरलेस होते चले जा रहे हैं। अब ज्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पे आ गया है और जो डेटा जनरेट होता है वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो जाहिर बात, जब डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट होता है तो फिर इस डाटा को आपने प्रोटेक्ट भी करना है और फिर उस डाटा की हैंडलिंग के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाने हैं। तो यानी कि उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक साइबर गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो पीएफ की साइबर कमांड में इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, फिर आज हमें नजर आता है एक साइबर टेक का लोगो है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, साइबर टेक्नोलॉजीज मोस्टली जो हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन की नहीं है और साइबर टेक्नोलॉजीज एक इंतहाई सेंसिटिव चीज़ है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जब तक आप उसको पूरे तरीके से मास्टर ना कर लें और उसके इन एंड आउट बिल्कुल नीटी ग्रिटी को ना समझ लें, तो आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, अपनी साइबर गवर्नेंस में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ये किसका ओरिजिन क्या है, ये किस कंट्री की बनी हुई है, ये सारी चीज़ें। और ये कहीं हमारे एडवर्सरी तो नहीं यूज कर रहे। तो ये सारा कुछ जो है ये तब तक आप जब तक आप साइबर टेक्नोलॉजीज को मास्टर नहीं करते तब तक जो है वो बात बनती नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको 100% श्योर होने के लिए कि आपकी जो साइबर कमांड है उसमें जो जितना डाटा है, जो आपकी जो साइबर गवर्नेंस है, वो उसके जो एसओपीज और सारी चीजें हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपको अपनी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी पड़ती हैं। प्रोप्राइटरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ती हैं। और अब ये जब आप चीज़ें साइबर वेपन्स और साइबर स्टैंडर्ड्स और साइबर प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं जो आप खुद बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है उनकी डेवलपमेंट के लिए लैब्स की ज़रूरत होगी और फिर लैब्स के अंदर आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज होंगे, कुछ हार्डवेयर वर्कशॉप्स होंगी, तो आपको पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब एक साइबर वेपन बन जाएगा उसको टेस्ट भी करना है, जैसे कोई नॉर्मल वेपन को हम टेस्ट करते हैं, तो वो जो टेस्टिंग होगी वो किसी ना किसी फायरिंग रेंज या फील्ड में होगी। ठीक है, तो साइबर डोमेन में जो रेंज है होगी वो भी साइबर ही होगी। तो उसके लिए साइबर रेंज का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल सही समझ में आता है कि आप मॉक अटैक्स लॉन्च करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका बनाया हुआ सिस्टम जो है उनको किस तरह से डिफेंड करता है या उसके अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज है ताकि उनको फिक्स किया जा सके। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें ऑस्टेंट भी नजर आ रहा है। ऑस्टेंट की इंपॉर्टेंस जो है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का मॉडर्न डे में एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। देखिए, ऑस्टेंट से मुराद है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये एक मजमुआ है स्किल्स एंड एबिलिटीज का जिसमें आप नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम
ओपन सोर्सेज, और एक सोर्स से आप रिलाई नहीं करते, एक सोर्स पे आप डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एक ही इवेंट या एक ही चीज के बारे में, उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑसेंट जो है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको हिडन इंटेंशनल अटैक्स, जैसे कोई इंफॉर्मेशन लीक है या इंफॉर्मेशन थेफ्ट है या कोई फ्रॉड हो रहा है, इन सारे किस्म के जो साइबर क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट आपको एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करती है। इसलिए ये कैपेबिलिटी साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में खासी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑस्टेंट का यहाँ होना पीएफ की साइबर कमांड में बिल्कुल लॉजिकल है। अगली चीज़ है जी साइबर ऑप्स, साइबर ऑपरेशंस। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही है अटैक एंड डिफेंड। आप साइबर अटैक लॉन्च करेंगे, आपका एनिमी लॉन्च करेगा, आप डिफेंड करेंगे। आप कोशिश करेंगे एनिमी सिस्टम के अंदर ब्रीच करने की, एनिमी कोशिश करेगा आपके सिस्टम के अंदर ब्रीच करने की। जैसे बिल्कुल एयर स्पेस ब्रीच करने का मुकाबला चलता रहता है एयर फोर्सेस के दरमियान, इसी तरह अब ये सारा कुछ होगा साइबर डोमेन के अंदर। और चाइना और अमेरिका की साइबर वॉर तो मतलब पूरी दुनिया में सबको नोन है, और इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं कि चाइनीज़ ने शायद कोई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अमेरिका से चुराई हुई हैं, खासतौर पर फाइटर जेट्स वगैरह की, जिसका खैर आज तक अभी कोई सबूत तो अमेरिकन ने नहीं दिया। बहरहाल ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं और ये भी इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि साइबर ऑपरेशंस जो हैं ये एक हकीकत है। अब ज़ाहिर बात, जब आप साइबर ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे तो कोई ना कोई ऑपरेशन सेंटर होगा जहां से ये सारा कुछ मॉनिटर किया जा रहा होगा। जैसे नॉर्मल एयर कॉम्बैट के अंदर ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं जहां से आपके जो कोई कॉम्बैट चल रही है या कोई मिशन चल रहे हैं तो उनको मॉनिटर और गाइड किया जा रहा होता है। उस जमन में CSOC भी हमें यह नज़र आ रहा है। अब ये CS जो है ये साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल बनता है जो इस वीडियो की रोशनी में हमारे सामने आया पीएफ की साइबर कमांड के हवाले से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऊपर जो फिफ्थ डायमेंशनल वॉरफेयर की बात। साइबर तो एक डायमेंशन हो गई, तो बाकी की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं? देखें, अगर हम एयर पावर के जेनेसिस पे जाएं, जब एक सदी पहले तकरीबन एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली फायर सपोर्ट रोल में, यानी कि जहां कन्वेंशनल आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती थी, उसका फायर जहां तक नहीं जाता था वहां जाके बम बरसाए जाएं। आसान तरीन लफ्जों में, जब एक मुल्क ने एयरफोर्स खड़ी की और ये काम शुरू किया तो दूसरा मुल्क ने भी खड़ी कर ली। जब दोनों तरफ से एयर फोर्सेस सामने आई तो ये एक नेचुरल सी रिक्वायरमेंट थी कि अब कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि अपने जो एयर के में एसेट्स हैं, जो एयरप्लेन हैं, उनको बचाया जाए और दुश्मन का जो एयरप्लेन है उसको शूट डाउन किया जाए। तो यहाँ से एयर टू एयर कॉम्बैट शुरू हो गया। ये लैंड के बाद एयर में सेकंड डायमेंशन बन गई एयर पावर की, ठीक है। फिर समंदर में जंगें तो जब से हजरत इंसान पैदा हुए तब से चल रही हैं। तो हवा दोनों जगह ही है, हवा लैंड के ऊपर भी है, हवा समंदर के ऊपर भी है। तो एयरफोर्स ने अगर लैंड पे ऑपरेट करना था तो एयर सी बैटल भी होनी थी, उन्होंने समंदर के ऊपर भी ऑपरेट करना था, तो वो थर्ड डायमेंशन बन गई। अब चौथी डायमेंशन तब सामने आई हमारे जब हजरत इंसान पहुंचे हैं स्पेस में, और स्पेस के अंदर वेपनाइजेशन शुरू हुई है, इन द सेंस कि आपके जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं जो अब तमाम स्मार्ट वेपन्स को ऑलमोस्ट गाइड करते हैं और नेविगेट करते हैं अपने टारगेट पे, वो लॉन्च करने शुरू किए इंसान ने। तो जो एयर फोर्स होती थी वो एरोस्पेस फोर्स बन गई। और अभी जो साइबर रेवोल्यूशन आया है 21st सेंचुरी के स्टार्ट में, और जिसके अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके इसको मजीद एक नई वुसअत दी है, उसकी वजह से अब ये बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है एयर फोर्सेस के लिए कि वो इस पांचवी डायमेंशन में भी अपने ऑपरेशंस को लेके जाएं। तो होपफुली ये जो पांचों डायमेंशंस हैं ये क्लियर हो गई होंगी, और इसमें अब कोई इबहम नहीं रहेगा। क्योंकि पीएफ ने अभी तक अपनी साइबर कमांड के हवाले से कोई डेडिकेटेड प्रेस रिलीज तो जारी नहीं की थी, लेकिन इस प्रेस रिलीज में काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमें बता देता है कि पीएफ अपनी साइबर कमांड में क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। जहां तक बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर का विजिट है, तो इस पूरे विजिट में जो सबसे हौसला अफजा चीज पाकिस्तान के लिए या पीएफ के लिए नजर आई, वो पीएफ की प्रेस रिलीज में ये स्टेटमेंट है जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसके मुताबिक बहरीन से स्पेशलाइज्ड टीम जो है वो पीएफ को विजिट करेंगी, यानी कि जो उनके टेक्निकल लोग होंगे, जो उनकी साइबर सिक्योरिटी के लोग होंगे, वो यहाँ आएंगे और वो उस गैप को असेस और एनालाइज करेंगे जो पीएफ और बहरीन की एयरफोर्स में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से है, ताकि बहरीन की जो एयरफोर्स है, जो आर्म फोर्सेज हैं बहरीन की, उनको भी इसी टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर पे लाया जा सके जैसे पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ये था इस सारी प्रेस रिलीज का
एक एनालिसिस जो अभी हमारे सामने आई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटी प्रेस रिलीज थी, 3 मिनट 16 सेकंड की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।